नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद राज में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर गणित के इकाई 5 संभावनाओं यानी कि प्रायिकता की सांख्यिकी तथा दैनिक जीवन से संबंधित जो भी बेसिक है उसको पढ़ाऊंगा और साथ ही में इससे संबंधित जो क्वेश्चन हैं उनको भी सॉल्व कराऊंगा। तो इसके लिए मेरे वीडियो को इन तक देखिए और ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ये चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देखिए, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि प्रायिकता क्या है। तो देखिए, प्रायिकता का मतलब होता है संभावनाएं, यानी कि जो प्रायिकता होती है इसका मेन जो मतलब होता है वो क्या होता है, संभावनाएं। यानी कि किसी घटना का होना या किसी घटना का ना होना, ये जो संभावनाएं हैं, ये जो अनिश्चितता है, इसी को क्या कहते हैं, हम प्रायिकता कहते हैं। और ये जो संभावनाएं हैं, इन्हीं संभावनाओं को आज यहाँ पर हम लोग गणितीय रूप में पढ़ेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि घटनाएं कौन कौन सी होती हैं, घटनाएं कितने प्रकार की होती हैं। तो चलिए देखते हैं घटना के प्रकार। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हम देख लेते हैं घटना के प्रकार, यानी कि घटनाएं कितने प्रकार की होती हैं। तो देखिए, घटनाएं मुख्य रूप से दो प्रकार की होती हैं। देखिए, पहली हो जाएगी असंभव घटना, असंभव घटना, और दूसरी घटना हो जाएगी निश्चित घटना। तो ये दो प्रकार की घटनाएं होती हैं, असंभव घटना और निश्चित घटना। देखिए, असंभव घटना कौन सी होती है, जैसे मान लीजिए लूडो का जो पासा होता है, पासे को अगर हम फेंकेंगे तो उसमें जैसे कहा जाए कि 8 आने की क्या संभावना है। तो देखिए, 8 उसमें होता नहीं है, यानी कि उसमें 6 तक ही अंक होते हैं। तो यहाँ पर ये असंभव घटना हो जाएगी, यानी कि 8 उसमें नहीं आ सकता है। तो इस प्रकार से ऐसी घटनाएं जो असंभव हों, यानी कि वो चीज़ हो ही नहीं सकती है, उनको क्या कहते हैं, असंभव घटना कहते हैं। और इसको इंग्लिश में इम्पॉसिबल इवेंट कहते हैं। इम्पॉसिबल इवेंट। इवेंट मीन्स क्या होता है, घटना होता है। तो देखिए, असंभव घटना को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट। और जो निश्चित घटना होती है उसको इंग्लिश में कहते हैं श्योर इवेंट। श्योर इवेंट। तो इस प्रकार से ये असंभव घटना हो जाएगी और ये निश्चित घटना हो जाएगी। देखिए, कुछ घटनाएं जो होती हैं वो निश्चित होते हुए भी उनमें अनिश्चितता पाई जाती है। जैसे मान लीजिए एक सिक्का होता है, जैसे सिक्के को उछाला जाता है तो उसमें जो है या तो चित आएगा या तो पट आएगा। चित और पट आप लोग जानते होंगे, हेड और टेल भी कहते हैं। देखिए, हेड और टेल, इसको चित कहते हैं और इसको पट कहते हैं। यानी कि ये हेड हो जाएगा और ये टेल हो जाएगा। इसको शीर्ष और पूंछ भी कह सकते हैं, यानी कहीं कहीं पर शीर्ष और पूंछ भी लिखा मिल सकता है। तो इसको आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। तो देखिए, ये हेड और टेल जो है ये तो निश्चित है कि या तो हेड आएगा और या तो टेल आएगा। यानी कि अगर सिक्के को उछाला जाएगा तो ये निश्चित है कि हेड आएगा या तो टेल आएगा, लेकिन ये निश्चित नहीं है कि क्या आएगा। यानी कि अगर हम कहें कि हेड ही आएगा, यानी कि सिक्का अगर हम उछाले तो हेड ही आएगा, तो ये निश्चित नहीं है। ये आप नहीं कह सकते हैं कि हेड ही आएगा, क्योंकि ये पहले से निश्चित नहीं होता है। ये निश्चित है कि या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो इस प्रकार से जो है असंभव घटना आप लोग समझ गए होंगे और निश्चित घटना भी समझ गए होंगे। तो इस प्रकार से देखिए, जो असंभव घटना होती है उसकी जो प्रायिकता होती है वो क्या होती है, वो भी यहाँ पर जान लीजिए। देखिए, असंभव घटना की प्रायिकता होती है, देखिए प्रायिकता को P से प्रदर्शित करते हैं और इस तरीके से PE लिखते हैं। यानी कि E फॉर इवेंट होता है और P फॉर प्रोबेबिलिटी होता है। यानी कि जो है प्रोबेबिलिटी को ही हिंदी में प्रायिकता बोलते हैं। तो यहाँ प्रोबेबिलिटी P हो जाएगा और इवेंट मीन्स होता है घटना। तो यहाँ पर इस तरीके से हो जाएगा प्रायिकता। और प्रायिकता जो होती है असंभव घटना की वो 0 होती है, यानी कि जो घटना हो ही नहीं सकती है तो उसकी संभावना क्या होगी, तो उसकी संभावना होगी 0। तो इस प्रकार से असंभव घटना की प्रोबेबिलिटी जो है वो कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी।
और जो निश्चित घटना है, यानी कि जो घटना निश्चित है उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी हो जाएगी, तो वो हो जाएगी 1। ये आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। यानी कि असंभव घटना की जो प्रायिकता है वो 0 होगी और जो निश्चित घटना है उसकी जो प्रायिकता है वो कितनी होगी, 1 होगी। और जितनी भी घटनाएं हैं वो इन्हीं दोनों के बीच में होंगी, यानी कि या तो घटना होगी या तो घटना नहीं होगी या तो इन्हीं के बीच में होगी। यानी कि जो कहने का मतलब जो घटनाओं की प्रायिकता होगी वो प्रायिकता या तो 0 से जो है बड़ी होगी, यानी कि या तो 0 होगी या तो 0 से बड़ी और 1 के बीच में, यानी कि 1 से छोटी होगी। यानी कि इन्हीं दोनों के बीच में होगी, 1 से बड़ी नहीं हो सकती और 0 से छोटी नहीं हो सकती। तो इस प्रकार से इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं कि किसी भी घटना की जो प्रायिकता है वो इस तरीके से लिख सकते हैं कि 0 और जो है 1 के बीच में होगी। इस तरीके से यहाँ पर लिख सकते हैं PE, यानी कि जो प्रायिकता है वो 0 और 1 के बीच में होगी और या तो 0 और 1 ही होगी। यानी कि यहाँ पर देखिए ये बराबर का चिन्ह माना जाता है, यानी कि इसका मतलब जो है वो होता है या तो जो प्रायिकता है वो 0 से जो है बड़ी होगी और या तो 0 के बराबर होगी। और यहाँ पर देखिए इसका मतलब होगा कि या तो प्रायिकता का मान जो है वो 1 से कम होगा और या तो 1 के बराबर होगा। तो इस प्रकार से इससे हम आसानी से समझ सकते हैं कि प्रायिकता का जो मान है वो हमेशा 0 और 1 के मध्य ही आएगा। तो यहाँ पर इतनी बात आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब इसके बाद बात करते हैं प्रतिदर्श समष्टि का। प्रतिदर्श समष्टि का, तो देखिए प्रतिदर्श समष्टि क्या है। प्रतिदर्श समष्टि, यहाँ पर जो बेसिक है वो आप लोग अगर अच्छे से समझ लेंगे तो इसके बाद आप लोगों को क्वेश्चन करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। यानी कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको प्रायिकता में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, लेकिन जो है अगर यहाँ से अच्छे से आप लोग समझ लिए तो फिर आप लोगों को क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत ही आसान चैप्टर है प्रायिकता। तो इससे आप लोग समझ ही गए होंगे असंभव घटना और निश्चित घटना, यानी कि कोई घटना हो सकती है, निश्चित रूप से जो घटना हो सकती है वही निश्चित है। और असंभव का मतलब जो घटना जो है असंभव हो। जैसे कहा गया कि जो है लूडो का जो पासा होता है, पासे को फेंका जाए तो 7 आने की प्रायिकता, तो देखिए 7 उसमें अंक होता ही नहीं है, तो ये क्या हो जाएगी, असंभव घटना हो जाएगी। और निश्चित घटना के अंतर्गत है कि मान लीजिए कहा जाए 5 आने की प्रायिकता, तो देखिए 5 आ सकता है, ये तो निश्चित है, लेकिन जो है ये निश्चित नहीं है कि 5 ही आएगा। तो इस प्रकार से जो असंभव घटना है और निश्चित घटना है ये आप लोग समझ गए होंगे। और बाकी जितनी घटनाएं हैं उन सभी की प्रायिकता इन्हीं दोनों के बीच में आएगी, ये भी आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। अब बात करते हैं प्रतिदर्श समष्टि की। तो देखिए प्रतिदर्श समष्टि क्या होता है, तो देखिए सबसे पहले जान लीजिए इसको अंग्रेजी में कहते हैं सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस, तो देखिए सैंपल स्पेस जो होता है इसको हिंदी में प्रतिदर्श समष्टि कहते हैं। देखिए यहाँ पर जो ये शब्द लिखा हुआ है प्रतिदर्श समष्टि, ये आप लोगों की समझ में भले ही ना आ रहा हो कि इसका मतलब क्या होगा, क्योंकि ऐसे पढ़ने से लगता है कि एकदम नया सा वर्ड है, इसका मतलब हमको नहीं पता है प्रतिदर्श समष्टि। लेकिन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ और इसका मतलब अच्छे समझ लीजिए, उसके बाद आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पर प्रतिदर्श समष्टि का मतलब होता है कुल घटनाएं, यानी कि यहाँ पर जो कुल घटनाएं होती हैं वो कुल घटनाओं को हम प्रतिदर्श समष्टि के नाम से जानते हैं, सैंपल स्पेस। और इसको जो है एस से प्रदर्शित करते हैं, इसको एस से प्रदर्शित करते हैं। जो प्रतिदर्श समष्टि है इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, एस से, क्योंकि इसको सैंपल स्पेस इंग्लिश में कहते हैं, इसीलिए इसको एस से प्रदर्शित करते हैं। और कुल घटनाएं का मतलब है कि जैसे मान लीजिए कोई पासा फेंका गया और पासे को फेंकने पर कितनी घटनाएं घट सकती हैं,
तो वो यहाँ पर जो है उन घटनाओं को, यानी कि कितनी प्रकार से घटना घट सकती है, वो यहाँ पर इसके अंतर्गत आता है, प्रतिदर्श समष्टि के अंतर्गत। यानी कि जैसे मान लीजिए पासे को फेंका जाता है, तो देखिए या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 4 आएगा, और या तो 5 आएगा, और या तो 6 आएगा। तो इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 ये जो है आ सकता है किसी भी पासे को फेंकने पर। तो ये होती हैं कुल घटनाएं। यानी कि कुल घटनाएं कितने प्रकार की घट सकती हैं? 6 प्रकार की। और इनको जो है इन घटनाओं की संख्या को जो है NS से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, यानी कि इन घटनाओं की संख्या को, यानी कि कितने प्रकार की घटनाएं घट सकती हैं, तो उसको हम इस तरीके से NS के रूप में लिखते हैं। तो ये देखिए 6 प्रकार की घटनाएं घट सकती हैं, तो यहाँ पर हम इस तरीके से 6 लिख लेते हैं। तो इस प्रकार से देखिए जो कुल घटनाएं होती हैं कितने प्रकार से घट सकती हैं वो एस के अंतर्गत आती हैं, यानी कि जो कुल घटनाएं हैं कितने प्रकार से घट सकती हैं वो एस से प्रदर्शित करते हैं। और इस तरीके से ये घटनाएं हो गई। और यहाँ पर देखिए जो घटनाओं की संख्या है उसको NS से प्रदर्शित करते हैं, तो ये कितनी हो गई? 6 हो गई। और जैसे मान लीजिए किसी सिक्के को उछाला जाए, इस तरीके से मान लीजिए किसी एक सिक्के को उछाला जाए, तो देखिए कितनी प्रकार की घटनाएं घट सकती हैं। तो देखिए या तो हेड आएगा और या तो टेल आएगा, यानी कि कुल सिर्फ 2 प्रकार की घटनाएं घट सकती हैं, या तो हेड आएगा और या तो टेल आएगा। लेकिन अगर NS की बात करें, यानी कि जो है नंबर ऑफ सैंपल स्पेस की बात करें, तो यहाँ पर देखिए 2 प्रकार की घटनाएं घट सकती हैं। तो यहाँ पर 2 जो आएगा वो क्या होगा? नंबर ऑफ स्पेस होगा, यानी कि नंबर ऑफ सैंपल स्पेस होगा। तो इसको जो है NS से प्रदर्शित करते हैं और इसको S से प्रदर्शित करते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग प्रतिदर्श समष्टि भी आप लोग समझ गए होंगे, यानी कि जो कुल घटनाएं होती हैं उनको जो है प्रतिदर्श समष्टि कहते हैं। तो देखिए इससे संबंधित अब क्वेश्चन कुछ कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए प्रतिदर्श समष्टि आप लोग अच्छे से समझ ही चुके हैं। अब यहाँ पर जान लीजिए कि देखिए मान लीजिए एक सिक्के को अगर हम उछालें, तो एक सिक्के को उछालने पर कुल कितनी घटनाएं घट सकती हैं, तो अभी आप लोगों को बता ही चुके हैं। यहाँ पर देखिए कि एक सिक्के को अगर उछालेंगे तो यहाँ पर जो कुल घटनाएं हैं वो कितनी घट सकती हैं? 2 घटनाएं, क्योंकि यहाँ पर देखिए या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। इसी प्रकार से अगर 2 सिक्के उछाले जाएं, इसी प्रकार से अगर 2 सिक्के उछाले जाएं तो कुल घटनाएं कितनी घट सकती हैं वो आप लोग देख लीजिए। तो 2 सिक्के उछालेंगे तो देखिए या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, पहली घटना हो जाएगी। और दूसरी घटना हो जाएगी या तो टेल आएगा और या तो हेड आएगा। और उसके बाद तीसरी घटना हो सकती है, देखिए तीसरी घटना हो सकती है कि या तो हेड और हेड दोनों में आ सकता है और या तो टेल और टेल दोनों में आ सकता है। तो इस प्रकार से देखिए कुल 4 घटनाएं घट सकती हैं। देखिए अगर 2 सिक्कों को उछालेंगे या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा दोनों में, यानी कि एक में हेड आएगा और एक में टेल आएगा। और या तो एक में टेल आएगा एक में हेड आएगा, या तो दोनों में हेड आ सकता है और या तो दोनों में टेल आ सकता है। तो ये 4 प्रकार की घटनाएं घट सकती हैं। तो यहाँ पर जो एस है यानी कि प्रतिदर्श समष्टि या सैंपल स्पेस कह सकते हैं, तो वो ये हो जाएंगी घटनाएं। इनको भी पूछा जा सकता है कि कितनी प्रकार की घटनाएं घट सकती हैं, तो वहाँ पर आप लोगों को ये लिखना है। और जब नंबर ऑफ सैंपल स्पेस पूछा जाए यानी कि कितनी घटनाएं घट सकती हैं, तो यहाँ पर आप लोगों को बताना है कि कुल 4 घटनाएं घट सकती हैं। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा 4। अब इसी तरीके से अगर 3 सिक्के उछाले जाएं एक साथ में, तो 3 सिक्के अगर एक साथ में उछाले जाएं तो कितनी प्रकार की घटनाएं घट सकती हैं, यानी कि जो सैंपल स्पेस है वो कितनी हो सकती हैं घटनाएं। तो यहाँ पर देखिए इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। देखिए घटनाएं, देखिए हेड आ सकता है, टेल आ सकता है, टेल आ सकता है, यानी कि एक में हेड आ सकता है और दूसरे 2 में टेल आ सकता है। ये पहली घटना हो जाएगी। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं कि पहले देखिए हम हेड से शुरू किए हैं, तो यहाँ पर एक बार हेड लिखेंगे, उसके बाद फिर डबल बार
हेड लिखेंगे, फिर टेल हो जाएगा और फिर तीनों जगह पर हम हेड कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए जो है एच 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 इस तरीके से हो जाएगा। तो ये 3 घटनाएं हो गई। और उसके बाद फिर यहाँ पर देखिए अब टेल से शुरू करेंगे। तो यहाँ पर देखिए एक में मान लीजिए टेल आया और 2 जगह पर हेड आ गया। और उसके बाद फिर मान लीजिए कि यहाँ पर 2 में टेल आया और फिर जो है 1 में हेड आ गया। और उसके बाद फिर जो है यहाँ पर तीनों जगह पर मान लीजिए टेल आ गया। तो इस प्रकार से ये 6 घटनाएं हो जाएंगी। लेकिन जब 3 सिक्के साथ में उछाले जाते हैं तो घटनाएं जो है वो 8 घटती हैं। तो यहाँ पर देखिए 8 घटनाएं कौन सी होंगी। तो यहाँ पर देखिए जो है एक घटना यहाँ पर ये घट सकती है। देखिए एक घटना ये घट सकती है, यानी कि एक में हेड आ सकता है और एक में टेल आ सकता है और तीसरे में हेड आ सकता है, यानी कि ये जो टी है ये बीच में आ सकता है। इसी प्रकार से यहाँ पर भी हो सकता है कि जो है एक में टेल आ सकता है, फिर एक में हेड आ सकता है और फिर एक में टेल आ सकता है। तो इस प्रकार से ये कुल जो है 8 प्रकार की घटनाएं घट सकती हैं अगर 3 सिक्के साथ में उछाले जाएं तो यहाँ पर देखिए घटनाओं को निकालने के लिए एक फार्मूला भी होता है। तो वो फार्मूला भी आप लोग यूज कर सकते हैं। लेकिन जब कहा जाए कि जो है कुल कितने प्रकार की घटनाएं घट सकती हैं तो वहाँ पर आपको ये भी लिखना पड़ सकता है, यानी कि ये लिख करके आपको दिखाना पड़ सकता है। और सिर्फ ये पूछा जाए कि कितनी घटनाएं घटेंगी तो कितनी घटनाएं यानी कि घटनाओं की संख्या पूछी जाए तो संख्या तो आप आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि उसके लिए जो है एक फार्मूला होता है। मान लीजिए जैसे सिक्के के लिए फार्मूला है। देखिए सिक्के के 2 पहलू होते हैं, या तो हेड आएगा और या तो टेल आएगा। तो यहाँ पर 2 की पावर n हो जाता है, यानी कि जितने सिक्के हों उसको 2 की पावर में कर दीजिए तो आराम से जो है उसके घटनाओं की संख्या निकल सकती है। जैसे यहाँ पर 2 सिक्के होंगे तो पावर में 2 कर देंगे तो यहाँ पर 4 घटनाएं हो जाएंगी। और यहाँ पर जैसे 3 सिक्के हों तो पावर में 3 कर देंगे तो यहाँ पर देखिए 2 की पावर 3 का मतलब क्या हो जाएगा। देखिए 2 दूना 4, 4 दूनी 8, यानी कि यहाँ पर 8 प्रकार की घटनाएं घटेंगी। इसी प्रकार से 2 की पावर अगर हम 4 कर दें तो यहाँ पर देखिए 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यानी कि 16 प्रकार की घटनाएं घटेंगी। तो इस प्रकार से जो है आसानी से हम घटनाओं की संख्या निकाल सकते हैं इस फार्मूले की सहायता से। अब देखिए जो है ये तो मान लीजिए सिक्के के लिए हो गया। अब इसी टाइप के क्वेश्चन मान लीजिए कोई पासा है, पासा फेंका जाता है, 1 पासा या 2 पासा या 3 पासे साथ में फेंके जाते हैं, तब जो है कितनी प्रकार की घटनाएं घट सकती हैं वो हम सीख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं कि पासे को अगर एक साथ जो है उछाला जाए तो जो है उसकी कुल घटनाएं कितनी होंगी। तो यहाँ पर देखिए लिख लेते हैं, पासे को एक साथ उछालने पर कुल घटनाएं। तो देखिए पासे की जो कुल घटनाएं होती हैं, यानी कि एक पासा अगर लिया जाए तो एक पासे की कुल घटनाएं कितनी होती हैं, यानी कि कितनी घटनाएं घट सकती हैं। तो देखिए पासे में 1 से लेकर के 6 अंक तक लिखे रहते हैं, यानी कि 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है। यानी कि कुल घटनाएं जो है एक पासे के लिए कितनी हो जाएंगी, 6 हो जाएंगी। तो यहाँ पर इस प्रकार से लिख सकते हैं कि एक पासे के उछालने पर कुल घटनाएं बराबर कितनी हो जाएंगी। तो देखिए पासा जो होता है उसकी जो अनुकूल घटनाएं होती हैं वो कितनी होती हैं, 6। और जो है देखिए पावर जो है पावर की तरह से अभी निकालने के लिए बताए थे। तो देखिए यहाँ पर अगर पावर में 1 लगा दें, क्योंकि यहाँ पर 1 पासा है तो यहाँ पर 6 ही आएगा। इसी प्रकार से मान लीजिए अब 2 पासे उछालने पर साथ में अगर उछाला जाए 2 पासों को तो यहाँ पर देखिए कितनी घटनाएं हो सकती हैं। तो यहाँ पर 6 की पावर 2 कर देंगे, क्योंकि जो अनुकूल घटनाएं हैं वो 6 हैं। और जो है यहाँ पर 2 पासे लिए गए हैं तो पावर में 2 कर देंगे तो यहाँ पर 6 छाक
36 हो जाएगा। इसी प्रकार से मान लीजिए कि हम जो है पावर में 3 कर दें, इस प्रकार से यहाँ पर जैसे यानी कि 3 पासे ले लें, तो 3 पासों को अगर साथ में उछाला जाए तो यहाँ पर 6 की पावर 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा 6 छाक 36 और 36 छक्का होता है 216। तो यहाँ पर 216 घटनाएं घट सकती हैं। तो इस प्रकार से कोई भी पासा हो और चाहे कोई सिक्का हो तो उसकी जो कुल घटनाएं हैं वो आसानी से निकाले जा सकते हैं। यानी कि एक पासा को उछालने पर कुल घटनाएं 6 होंगी, 2 पासे को उछालने पर कुल घटनाएं 36 होंगी, 3 पासे को उछालने पर कुल घटनाएं 216 होंगी। अगर इससे ज़्यादा और दिया जा सकता और दिया जाए तो जो है वहाँ पर क्या करेंगे कि वहाँ पर इसी तरीके से जो है 6 की पावर में जो है वो संख्या लिख करके, यानी कि जितने पासे साथ में उछाले गए हों उसकी संख्या पावर में लिख करके और गुणा करके आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आएंगे अब आप लोग आसानी से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जान लेते हैं कि प्रायिकता को कैसे निकालते हैं। यानी कि कोई भी घटना घटती है तो उसकी जो संभावना होती है उस संभावना को कैसे निकालते हैं वो यहाँ पर जान लेते हैं। तो चलिए प्रायिकता का जो मेन फार्मूला होता है वो क्या होता है वो यहाँ पर जान लेते हैं। तो देखिए प्रायिकता बराबर होता है प्रायिकता, और इसको जो है अभी पहले हम बता चुके हैं कि PE से प्रदर्शित करते हैं। यानी कि E फॉर इवेंट होता है और P फॉर प्रोबेबिलिटी होता है। तो इस प्रकार से इसको PE से प्रदर्शित करते हैं। और जो है इसका फार्मूला जो होता है तो ये होता है अनुकूल घटनाएं और बटे कुल घटनाएं, अनुकूल घटनाएं बटे कुल घटनाएं। तो देखिए आप लोग अभी जो है ऊपर यही सीख रहे थे कि कुल घटनाओं को कैसे निकालते हैं, और जो अनुकूल घटनाएं हैं वो भी आप लोग जान गए हो। जैसे किसी पासे को उछाला जाता है तो देखिए पासे की जो अनुकूल घटनाएं हैं वो कितनी होती हैं, 6 होती हैं। और जो कुल घटनाएं हैं वो जितने पासे साथ में उछाले जाएं वो वहाँ पर देखिए ये कुल घटनाएं उनकी निकाली गई। एक पासे की कुल घटनाएं 6, 2 पासे की साथ में अगर उछाले जाएं तो 2 पासे की कुल घटनाएं 36, इसी तरीके से 3 की 216। इसी तरीके से अगर सिक्का उछाला जाता है तो एक सिक्के की कुल घटनाएं कितनी होती हैं, 2, क्योंकि जो है सिक्का जो उछाला जाता है या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। इसी तरीके से 2 सिक्के साथ में उछाले जाएं तो कुल घटनाएं कितनी होती हैं, 4, क्योंकि 2 की पावर 2 हो जाएगा तो 2 दूना 4। इसी प्रकार से 3 सिक्के अगर साथ में उछाले जाएं तो कुल घटनाएं कितनी होंगी, तो 2 की पावर 3 हो जाएगा तो 2 दूना 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप कुल घटनाएं निकाल सकते हैं और अनुकूल घटनाएं भी आप लोग आसानी से पहचान सकते हैं कि जो है अनुकूल घटनाएं कितनी होंगी। जैसे सिक्के की 2 होती हैं और पासे की 6 होती हैं। इसी प्रकार से कोई अन्य चीज़ पूछी जाए तो उसकी भी आप लोग आसानी से जान सकते हैं कि अनुकूल घटनाएं कितनी होती हैं और कुल घटनाएं कितनी होती हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार से आप लोग प्रायिकता निकाल सकते हैं। अब मान लीजिए पासे में देखिए जो अंक लिखे रहते हैं, मान लीजिए कोई पासा हम ले लेते हैं। पासे में मान लीजिए अंक जो लिखे रहते हैं वो क्या होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये अंक लिखे रहते हैं। अब मान लीजिए इसमें कहा जाए कि 5 आने की प्रायिकता क्या है। तो देखिए यहाँ पर 5 कितनी बार आया है, सिर्फ 1 बार आया है। तो यहाँ पर देखिए जो 5 है वो सिर्फ 1 बार आया है। तो ये जो अनुकूल घटनाएं हैं, यानी कि अगर 5 आने की प्रायिकता की बात की जाए तो अनुकूल घटनाएं यहाँ पर कितनी हैं, 1। यानी कि जो अनुकूल घटनाएं यानी कि 5 कितनी बार आ सकता है, सिर्फ 1 बार आ सकता है। और उसके बाद फिर जो है यहाँ पर कुल घटनाएं जो हैं वो कितनी हैं, तो कुल घटनाएं हैं देखिए 6 यहाँ पर। यानी कि अनुकूल घटना यानी कि 5 सिर्फ यहाँ 1 बार है तो अनुकूल घटनाएं 1 मानी जाएंगी। और कुल घटनाएं यानी कि 6 बार आ सकता है। यानी कि अगर आप देखिए यहाँ पर कितने हैं, कुल 6 अंक हैं तो 6 बार आप जो है फेंकेंगे तो 6 बार 5 आ सकता है। ये कुल घटनाएं हैं। तो इस प्रकार से 1/6 ही इसकी प्रायिकता हो जाएगी। तो इस प्रकार से 5 आने की प्रायिकता
यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे। इसी तरीके से किसी भी अंक को ले लिया जाए, यानी कि 3 आने की प्रायिकता कहा जाए और इसी तरीके से 2 आने की प्रायिकता कहा जाए, तो इस तरीके से आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से देखिए, यहाँ पर कोई भी अगर एक अंक हम लेंगे, यानी कि 1 से लेकर के 6 तक जितने अंक हैं, कोई भी अंक लेंगे तो उसकी जो प्रायिकता निकलेगी वो 1/6 ही निकलेगी, क्योंकि प्रत्येक अंक की जो अनुकूल घटनाएं हैं वो 1 ही मानी जाएगी और कुल घटनाएं जो हैं वो 6 मानी जाएंगी। तो यहाँ पर कोई भी अगर एक अंक ले लिया जाए और उसकी प्रायिकता पूछा जाए तो 1/6 आएगी। अब थोड़ा सा इसी से अलग टाइप के जो क्वेश्चन बनते हैं वो भी आप लोग जान लीजिए। जैसे यहाँ पर कहा जाए कि भाज्य संख्याओं की प्रायिकता कितनी होगी, यानी कि एक पासे को अगर उछाला जाए तो उसमें भाज्य संख्याओं के आने की प्रायिकता क्या होगी, या दूसरा क्वेश्चन बन सकता है अभाज्य संख्याओं के आने की प्रायिकता क्या होगी, या विषम संख्या के आने की प्रायिकता क्या होगी, या सम संख्या के आने की प्रायिकता क्या होगी। ऐसे क्वेश्चन इसमें से बनते हैं। तो यहाँ पर पहले जान लेते हैं कि अभाज्य संख्या आने के या अभाज्य संख्याओं के आने की प्रायिकता यानी कि PE कितना होगा। तो यहाँ पर देखिए अभाज्य संख्याएं कौन सी हैं, तो देखिए जो 1 है वो ना तो भाज्य है ना तो अभाज्य, ये आप लोग जान लीजिए। 1 को ना तो भाज्य संख्या में रखा जाता है और ना तो अभाज्य संख्या में रखा जाता है, और जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है वो 2 होती है। इसको आप लोग अच्छे समझ लीजिए। तो यहाँ पर अभाज्य संख्या जो है वो 2 हो जाएगी, 3 हो जाएगी और 5 हो जाएगी। यानी कि अभाज्य संख्या का मतलब होता है कि ऐसी संख्याएं जो 1 और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से ना कटें। तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 5 हो जाएगा। 1 को जो है ना तो भाज्य और ना तो अभाज्य संख्या के अंतर्गत रखा जाता है, यानी कि ना तो इसको भाज्य संख्या के अंतर्गत रखा जाता है और ना तो अभाज्य संख्या के अंतर्गत रखा जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो अभाज्य संख्याएं हैं वो कितनी हैं, 3 हैं। तो यहाँ पर जो अनुकूल घटनाएं हैं वो 3 हो जाएंगी और कुल घटनाएं कितनी हैं वो 6 हो जाएंगी। अब यहाँ पर इसको सरल कर लेते हैं तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 1/2। तो यही इसकी प्रायिकता हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये अभाज्य संख्याओं के आने की प्रायिकता हो जाएगी। अब इसी में अगर कह लिया जाए कि जो है विषम संख्या के आने की प्रायिकता क्या होगी, विषम संख्याओं के आने की प्रायिकता क्या होगी। विषम संख्याओं के आने की प्रायिकता, तो देखिए विषम संख्याओं के आने की प्रायिकता क्या होगी। तो यहाँ पर देखिए विषम संख्याएं कितनी हैं, तो यहाँ पर देखिए विषम के अंतर्गत 1 भी आ जाएगा, यानी कि ऐसी संख्याएं जो 2 से ना कटें वही विषम संख्याएं होती हैं। तो इसमें 1 आ जाएगा, 3 आ जाएगा और 5 आ जाएगा। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर भी इनकी जो अनुकूल जो घटनाएं हैं वो कितनी हो जाएंगी, 3 हो जाएंगी और कुल घटनाएं 6 हो जाएंगी। तो यहाँ पर भी देखिए 1/2 ही आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं सम संख्याओं के जो है आने की प्रायिकता। तो देखिए यहाँ पर लिख लेते हैं सम संख्याओं के आने की प्रायिकता, सम संख्याओं के आने की प्रायिकता, सम संख्याओं के आने की प्रायिकता। तो देखिए सम संख्याओं के आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी। तो देखिए सम संख्या यहाँ पर कौन कौन सी हैं, देखिए 1, 2 और 3, यानी कि सम संख्याएं भी जो है यहाँ पर 3 है। तो यहाँ पर 3 ऊपर अनुकूल घटनाओं में हो जाएगा और जो कुल घटनाएं हैं वो कितनी है, 6 हैं। तो यहाँ पर भी 1/2 आ जाएगा। तो इस प्रकार से ऐसे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो आसानी से आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस प्रकार से इस टाइप के क्वेश्चन भी आप लोगों के हो जाएंगे। अब कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देख लीजिए आप लोग। जब 2 सिक्कों को एक साथ में उछाला जाता है तो दोनों सिक्कों पर चित आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यानी कि मान लीजिए 2 सिक्के हैं और 2 सिक्कों को एक साथ में उछाला जाता है तो दोनों सिक्कों पर चित आने की प्रायिकता यहाँ पर ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम
जान लेते हैं। देखिए कितने प्रकार की घटनाएं इसमें घट सकती हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 सिक्के हैं, तो आप लोगों को ऐसे ही पता हो गया होगा कि सैंपल स्पेस क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर 4 घटनाएं घट सकती हैं, क्योंकि 2 की पावर 2 करेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 4 घटनाएं कौन कौन सी घट सकती हैं। या तो हेड, यानी कि एक में हेड और एक में टेल आएगा, और या तो एक में टेल और एक में हेड आएगा, और या तो फिर दोनों में हेड आएगा, और या तो दोनों में टेल आएगा। तो ये जो है 4 घटनाएं घट सकती हैं। तो इन चारों घटनाओं में हमको जो है क्या करना है कि देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि चित आने की प्रायिकता बतानी है। तो यहाँ पर देखिए चित का मतलब क्या होता है, हेड। चित का मतलब क्या होता है, हेड, और जो है पट का मतलब होता है टेल। तो यहाँ पर देखिए दोनों जगह पर चित आने की प्रायिकता, यहाँ पर देखिए दोनों जगह पर चित जो है एक बार आ रहा है। यहाँ पर देखिए एक ऐसी घटना घट रही है। तो यहाँ पर हम अगर जो है दोनों जगह पर चित आने की प्रायिकता ज्ञात करना है, अगर यानी कि दोनों सिक्कों पर चित आने की अगर हमको प्रायिकता निकालनी है, तो यहाँ पर देखिए पी बराबर हो जाएगा। देखिए फार्मूला शॉर्टकट में लिख लेते हैं। पी बराबर होता है जो है नंबर ऑफ इवेंट, इस तरीके से NE लिखते हैं, यानी कि जो अनुकूल घटनाएं होती हैं उनको NE से प्रदर्शित करते हैं, और जो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस यानी कि कुल घटनाएं होती हैं उनको NS से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो अनुकूल घटनाएं हैं वो कितनी हैं, तो वो यहाँ पर देखिए एक है, यानी कि यहाँ पर दोनों जो है सिक्कों पर हेड सिर्फ एक बार आ सकता है। यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर 1 लिखेंगे, और फिर जो है देखिए कुल घटनाएं कितने प्रकार की हैं, तो यहाँ पर कुल घटनाएं देखिए 4 हैं, तो यहाँ पर 4 लिख देंगे, यानी कि 1/4 ही इसका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी हल हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर हम लिख नहीं रहे हैं, आप लोग अगर लिखना हो तो लिख लीजिए, और पवन की बुक में दिया भी गया है क्वेश्चन, तो आप लोग वहाँ से भी लिख सकते हैं, और हम बोल भी रहे हैं, आप लोग देख लीजिए। क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि किसी लॉटरी में 200 इनाम हैं, जबकि उसके देखिए दिया हुआ है 2 लाख टिकट बिके हैं। देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 2 लाख टिकट बिके हैं। इस लॉटरी का एक टिकट खरीदने वाले व्यक्ति की इनाम जीतने की संभावना क्या होगी। यानी कि जो एक टिकट खरीदने वाला व्यक्ति है उसके इनाम जीतने की संभावना हमको निकालना है, यानी कि प्रायिकता निकालनी है। तो यहाँ पर देखिए इसको कैसे हल करेंगे। देखिए जो है कुल इनाम यहाँ पर दिए हुए हैं, कुल इनाम दिए हुए हैं 200, और जो है कुल इनाम दिए हुए हैं 200, और जो टिकट बिके हैं तो वो देखिए कितने हैं, बिके हुए टिकटों की संख्या, यानी कि जैसे कोई वैकेंसी निकलती है तो वैकेंसी 100 होती है तो फार्म पड़ते हैं 1 लाख। तो उसी प्रकार से यहाँ पर है कि मान लीजिए इनाम सिर्फ 200 हैं, और जो टिकट बिके हैं वो टिकट कितने बिके हैं, तो वो बिके हैं 2 लाख। बिके हुए टिकटों की संख्या, टिकटों की संख्या बराबर, तो देखिए बिके हुए टिकटों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 लाख, या कितनी दी हुई है, तो वो है 2 लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, तो ये 2 लाख दी हुई है। और अब जो है हमको निकालना क्या है कि इनाम जीतने की संभावना हमको निकालना है कि इनाम जीतने की संभावना कितनी है। तो यहाँ पर जो है लिख लेंगे इनाम जीतने की संभावना बराबर, इनाम जीतने की संभावना बराबर, संभावना बराबर, इसको हम इस तरीके से PE के रूप में भी लिख सकते हैं, क्योंकि प्रायिकता ही निकालनी है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए जो इनाम है वो कितने हैं, 200 हैं, यानी कि जो कुल इनाम है उनकी संख्या यहाँ पर ऊपर कर देंगे, यानी कि अनुकूल घटनाएं हो जाएंगी। और जो कुल घटनाएं हैं वो कितनी हो जाएंगी, वो कुल बिके हुए जो टिकट हैं उनकी संख्या यहाँ पर हो जाएगी। तो यहाँ पर बटे में जो है 2 लाख लिख देंगे, और फिर यहाँ पर इसको सरल कर लेंगे, तो यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, और फिर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर आगे 3 जीरो बच रहे थे वो 3 जीरो उतार लेंगे। यहाँ पर देखिए 2 एक कम 2 हो जाएगा, 2 से 2 कटेगा तो 2 एक कम 2 हो जाएगा, और फिर यहाँ पर देखिए आगे 3 जीरो उतार लेंगे। तो इस प्रकार से देखिए
यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए 1/1000 हो जाएगा, यानी कि इनाम जीतने की जो संभावना है या प्रायिकता है वो कितनी हो जाएगी, 1/1000। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस टाइप के क्वेश्चन किए जा सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग सुन लीजिए, यहाँ पर हम लिख नहीं रहे हैं। देखिए एक सिक्का 1000 बार उछाला जाता है और यह पाया गया कि चित 455 बार आया हो, तो पट आने की प्रायिकता तथा इसका प्रतिशत मान क्या होगा। ये भी क्वेश्चन जो है पवन की बुक में दिया हुआ है। एक सिक्का 1000 बार उछाला जाता है और यह पाया गया कि चित 455 बार आया हो, तो पट आने की प्रायिकता तथा इसका प्रतिशत मान क्या होगा। यानी कि सिक्का जो है वो कितनी बार, 1000 बार उछाला गया है। तो यहाँ पर देखिए हमको निकालना क्या है, यहाँ पर जो है हमको निकालना है प्रायिकता, यानी कि PE हमको निकालना है। तो यहाँ पर जो है हम नंबर ऑफ इवेंट जो है ऊपर लिखेंगे और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस नीचे लिखेंगे, यानी कि जो कुल घटनाएं हैं वो नीचे और अनुकूल घटनाएं ऊपर हो जाएंगी। तो देखिए यहाँ पर जो अनुकूल घटनाएं हैं वो हम सबसे पहले निकाल लेंगे, क्योंकि देखिए जो सिक्का है वो 1000 बार उछाला गया है और कहा गया है कि जो चित है वो 455 बार आया है, तो पट आने की प्रायिकता क्या होगी। तो देखिए यहाँ पर साइड में हम 1000 में से जो है 455 को घटा लेते हैं, क्योंकि 455 बार जो है वो चित आया है, तो पट कितनी बार आया होगा। तो 1000 में से जो है हम चित जितनी बार आया उसको है घटा लेंगे, तो क्या हो जाएगा, पट आने के जो वो संख्या है वो आ जाएगी। तो यहाँ पर हम 455 इसमें से घटा लेंगे, तो यहाँ पर देखिए कितना आ जाएगा, 10 में से 5 यहाँ पर लिख लेंगे, और यहाँ पर 9 में से 5 यहाँ पर 4 आ जाएगा, और फिर यहाँ 9 में से 4 जाएगा, तो यहाँ पर 5 यानी कि 545 यहाँ पर आ जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर जो पट है, पट आने के जो चांसेज हैं वो कितने बन रहे हैं, यानी कि अनुकूल घटनाएं कितनी हैं, वो 545 है। तो यहाँ पर 545 ऊपर लिख लेंगे और बटे हो जाएगा आपका 1000, क्योंकि 1000 जो हैं वो कुल घटनाएं हैं। अब इनको चाहें तो सरल कर लें, तो यहाँ पर देखिए सरल कर लेंगे, तो यहाँ पर 5 से इसको काट देंगे, 5 एकम 5 और फिर 5 9 45। यहाँ पर देखिए बीच में 0 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 4 बच रहा है, 4 जो है वो 5 से जो है कम है, इसलिए यहाँ पर एक 0 बीच में लगा लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 109 आ जाएगा, और यहाँ पर 5 दूना 10 और यहाँ पर 2 0 आगे हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए 109/200 हो जाएगा, और यही इसकी जो है प्रायिकता हो जाएगी। इसी को हम आंसर लिख लेंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए साथ में पूछा गया कि इसका प्रतिशत मान क्या होगा, यानी कि केवल प्रायिकता पूछा गया होता तो यहीं पर ये आंसर हो जाता, लेकिन इसमें प्रतिशत मान भी पूछा गया है, तो इसको थोड़ा सा आगे हम और बढ़ा लेंगे। तो यहाँ पर लिख लेंगे प्रतिशत मान बराबर प्रतिशत मान, यानी कि जो प्रायिकता का प्रतिशत मान है वो हमको निकालना है। तो यहाँ पर 109/200, देखिए किसी भी संख्या का अगर हमको प्रतिशत मान ज्ञात करना है, यानी कि उसको प्रतिशत में चेंज करना है, तो हम क्या करते हैं, 100 से गुणा करते हैं, और अगर प्रतिशत जो है हटाना है तो हम क्या करते हैं, 100 से भाग करते हैं, यानी कि किसी संख्या को अगर प्रतिशत में चेंज करना है तो 100 से गुणा कर देते हैं, और उसमें प्रतिशत ऑलरेडी लगा हुआ है तो 100 से भाग कर देते हैं, तो प्रतिशत उसका हट जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमको प्रतिशत लगाना है, तो हम क्या करेंगे, 100 से इधर गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे, और इस प्रकार से यहाँ पर देखिए हो जाएगा 109/2, और 109/2 प्रतिशत इसको लिख सकते हैं, और चाहें तो यहाँ पर भाग कर लें, तो भाग करेंगे तो यहाँ पर 2 पंचे 10 और फिर 2 चौको 8, और यहाँ पर देखिए बचेगा 1, 2 पंचे 10। तो इस प्रकार से 54.5% इसका आंसर आ जाएगा। और चाहें तो यहीं पर इसको हल कर सकते थे, देखिए यहाँ पर जैसे 545/1000 यहाँ पर आया था, और इसको अगर हमको प्रतिशत में चेंज करना होता तो यहाँ पर हम 1000 से जो है इस तरीके सारी 100 से यहाँ पर गुणा कर देते, तो यहाँ पर 100 से जब गुणा करते तो यहाँ पर 0 से 0 इस तरीके से कैंसिल हो जाते, और फिर यहाँ पर देखिए 545/10 है, तो यहाँ पर जो है एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, तो यहाँ पर 54.5 आंसर हमारा आ जाता और यहाँ पर प्रतिशत लग जाता।
तो इस प्रकार से भी इस क्वेश्चन को कर सकते थे, यानी कि सीधे से यहाँ पर भी इसको हल कर सकते थे। और यहाँ पर देखिए जो है जब पूछा गया है कि इसकी प्रायिकता क्या होगी, तो जो है प्रायिकता पहले निकाल करके और उसके बाद उसका प्रतिशत मान इस तरीके से निकाल सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए पुनः क्वेश्चन को हम पढ़ रहे हैं, आप लोग सुन लीजिए अच्छे से और लिख लीजिए। उसके बाद हम सिर्फ यहाँ पर सॉल्व करा रहे हैं, आज क्वेश्चन नहीं लिखे हुए पहले से, और अगर यहाँ पर लिखेंगे तो फर्जी जो है टाइम वेस्ट होगा। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन जो है कि एक थैले के अंदर 5 लाल 8 सफ़ेद और जो है 7 काली गेंद हैं। एक गेंद को यादृच्छिक रूप से चुना जाता है, इसके हरे रंग होने की प्रायिकता क्या है। पुनः एक बार क्वेश्चन को सुन लीजिए। एक थैले के अंदर 5 लाल और 8 सफ़ेद और 7 जो है काली गेंदें हैं। एक गेंद को यादृच्छिक रूप से चुना जाता है। यादृच्छिक रूप का मतलब क्या है कि स्वतंत्र रूप से चुना जाता है, यानी कि उसमें देख करके नहीं निकाला जाता है कि किस कलर की है। तो यादृच्छिक रूप से चुना जाता है, तो इसके हरे रंग होने की प्रायिकता क्या है, ये हमको निकालना है। तो देखिए इसको कैसे हल करेंगे। यहाँ पर देखिए कहा गया है एक थैले के अंदर 5 लाल, तो यहाँ पर देखिए रेड जो गेंदें हैं वो कितनी हैं, 5 हैं। और जो सफ़ेद गेंदें हैं यानी कि वाइट, तो वाइट गेंदें जो हैं वो कितनी हैं, 8 हैं। और जो काली गेंदें हैं यानी कि ब्लैक, तो वो हैं कितनी, वो 7 गेंदें हैं। और इसमें से क्या किया गया है कि यादृच्छिक रूप से यानी कि स्वतंत्र रूप से एक गेंद को निकाला गया है, तो हरे रंग के होने की प्रायिकता क्या है। तो यहाँ पर देखिए हमको क्या करना है, PE निकालना है, यानी कि प्रायिकता हमको निकालना है, और किसकी, उस गेंद के हरे होने की प्रायिकता निकालना है। तो यहाँ पर देखिए जो है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है। यहाँ पर 3 प्रकार के ही गेंद लिखे गए हैं, यानी कि रेड, वाइट और ब्लू, लेकिन यहाँ पर जो है 4 जो है हरे कलर के भी गेंद हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए कहा गया है कि इसके हरे रंग होने की प्रायिकता क्या है। तो यहाँ पर हरे कलर के भी गेंद हैं, तो हरे कलर के देखिए कितने गेंद हैं। हरे को मान लीजिए इस तरीके से G से प्रदर्शित कर लेते हैं, तो हरे कलर की जो गेंदें हैं वो कितनी हैं, 4 हैं, वो भी यहाँ पर लिख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हरे कलर की जो गेंद हैं उनकी प्रायिकता निकालनी है। तो यहाँ पर देखिए 4 गेंद हैं, यानी कि उनकी जो कुल घटनाएं हैं वो देखिए नीचे लिखेंगे, और जो अनुकूल घटनाएं वो ऊपर लिखेंगे। तो देखिए अनुकूल घटनाएं इसकी 4 बनेंगे, क्योंकि 4 जो है ग्रीन यानी कि हरे कलर की गेंदें हैं। तो यहाँ पर 4 जो अनुकूल घटनाएं ऊपर लिखेंगे। और देखिए जो कुल घटनाएं हैं वो कितनी हो सकती हैं, तो यहाँ पर इन सभी को जोड़ लेंगे। तो देखिए 8 5 13 हो जाएगा, और 13 7 20 हो जाएगा, और 20 4 24 हो जाएगा। तो यहाँ पर 4/24 हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको सरल कर लेंगे, तो यहाँ पर 4 एकम 4 और 4 छंग 24, यानी कि यहाँ पर 1/6 हो जाएगा। यानी कि गेंद के हरे होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, तो वो हो जाएगी 1/6। यहाँ पर देखिए इसी में से एक दूसरे टाइप का भी क्वेश्चन होता है, जो है आ सकता है, यानी कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर गेंद के हरे होने की प्रायिकता हमने निकाल ली। अब कहा जाए गेंद के हरे ना होने की संभावना क्या है या प्रायिकता क्या है, तब हम कैसे जो है इसको हल करेंगे। यहाँ पर लिख सकते हैं इस तरीके से, गेंद के हरे ना होने की प्रायिकता, हरे ना होने की प्रायिकता क्या होगी, प्रायिकता क्या होगी। तो देखिए गेंद के हरे ना होने की प्रायिकता हो जाएगी, देखिए किसी भी घटना के होने और ना होने की जो प्रायिकता होती है उन दोनों का योग जो है 1 होता है। ये पहले ही आप लोगों को बता चुके हैं हम कि देखिए कोई भी घटना होती है या कोई भी घटना नहीं होती है, तो उन दोनों का अगर योग किया जाता है तो वो 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पर देखिए जो है घटना होने की प्रायिकता हम निकाल चुके हैं। अब उस घटना के ना होने की प्रायिकता क्या होगी, तो जब दोनों का योग 1 होता है, तो यहाँ पर अगर 1 में से हम जो है उस घटना के होने की प्रायिकता को घटा दें, तो उस घटना के ना होने की प्रायिकता निकल आएगी। तो यहाँ पर 1 में से जो है हम 1/6 घटा देंगे, तो जो आएगा वो गेंद के हरे ना होने की प्रायिकता हो जाएगी। तो यहाँ पर 6 कम
6 हो जाएगा, यानी कैल्शियम ले लेंगे और फिर -1/6 हो जाएगा। अब यहाँ पर 6 में से 1 जाएगा तो हो जाएगा 5, तो यहाँ पर 5/6 इसका जो है आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी हल हो जाएगा। तो आज के वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आज के सारे क्वेश्चन आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आ गए होंगे। दोस्तों, यदि हमारा ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे हमारे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुँचे। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।